हाईवे पर बड़ी बड़ी लोरियों को पार करते हुए गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। दोनों ओर के जंगलों से आती ठंडी हवा पायल के बालों को बिखेर रही थी। कुछ दिनों की बारिश के कारण इस छोटे से इलाके की हवा में सर्दी का एहसास था। बारिश से भीगी हुई सड़क के दोनों किनारों पर अनगिनत जुगनू उड़ रहे थे। हवा में एक अज्ञात फूल की सुगंध तैर रही थी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू को पायल अपनी सांसों में भर रही थी। उसके बगल में बैठे सुमन का चेहरा गंभीर था। अचानक गांव आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन पिता की बात को टाल नहीं सके। उस गांव में आना पड़ा जो पुरानी यादों से भरा हुआ है, लेकिन उन यादों में खुशी से ज्यादा दर्द का हिस्सा है। बचपन की बातें याद आते ही सुमन की आंखों के कोने चमक उठे। उसका दिल बेचैन हो गया। मां की चीख पुकार अब भी जैसे चारों ओर गूंज रही थी। यह घटना करीब 25 साल पुरानी थी। उस दिन सुबह सुबह सुमन नींद से जागा। पास में मां और भाई नहीं थे। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन खिड़की से झांक कर आसमान देखा तो समझ गया कि सुबह हो गई है। बगीचे की ओर से बहुत सारे लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। वह दौड़कर बगीचे में पहुंचा और देखा वह भयावह दृश्य, साथ ही मां की दिल दहला देने वाली चीख। मेरा लड़का, मेरा बेटा चला गया सबको छोड़ के। पिता के पायजामे के कोने को पकड़कर सुमन पीछे हट गया। सामने तालाब पर बड़े भाई का निष्प्राण शरीर तैर रहा था। वे दृश्य जैसे बायोस्कोप की स्लाइड की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। पायल बिना कहे सब समझ गई। उसने सुमन का हाथ कसकर पकड़ा, हल्के से चूमते हुए बोली, सुमन, बहुत दिन हो चुका है, पुरानी बात याद करके अपसेट मत हो। पायल और सुमन का बचपन एक ही गांव में बीता, बल्कि सिर्फ एक ही गांव में नहीं, बल्कि एक ही घर में कह सकते हैं। सुमन के घर में ही पायल का परिवार किराए पर रहता था। बाद में पायल के पिता का तबादला कोलकाता हो गया और वे सभी गांव छोड़कर शहर चले आए। उस समय आज की तरह मोबाइल फोन नहीं थे, इसलिए शुरुआत में कुछ चिट्ठियां आईं, लेकिन धीरे धीरे वह संपर्क भी टूट गया। करीब 6 साल बाद सुमन ने भी गांव छोड़ दिया। बड़े भाई बासु की मौत के बाद सुमन की मां बीमार रहने लगी और अंततः उनका भी निधन हो गया। मां को खोने के बाद सुमन को अपने मामा के घर शरण लेनी पड़ी। फिर नई जिंदगी की शुरुआत हुई। नया स्कूल, नया कॉलेज और पढ़ाई के लिए विदेश जाना पड़ा। सुमन और पायल की फिर मुलाकात विदेश में ही हुई। पायल भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आई थी। शायद ईश्वर का कोई पूर्व निर्धारित योजना थी जिसने उन्हें फिर से मिलाया। पहले पहल दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सके, लेकिन बातचीत के दौरान सुमन ने जब मांडाली गांव की बात छेड़ी, उनके पुराने घर और बचपन के दोस्तों का जिक्र किया, तो धीरे धीरे दोनों समझ गए कि नियति ने उन्हें फिर से एक कर दिया है। बचपन में वे साथ साथ आम, अमरूद और जामुन बटोरा करते थे। कितनी बार खेल कूद और नोकझोंक में साथ रहे। गांव के मेले में जाना, नाटक के अभिनय में हिस्सा लेना और सबसे मजेदार, चुपके चुपके दूल्हा दुल्हन खेलना। उन यादों की चमक आज भी वैसी ही ताजा है। आज भी वे महसूस करते हैं कि बचपन का वह अटूट बंधन उन्हें अलग नहीं होने देगा। बचपन में 2 अभिन्न हृदय वाले दोस्तों को एक दूसरे के करीब आने में ज्यादा समय नहीं लगता। सुमन ने तय किया कि वह पायल के साथ देश वापस लौटेगा। शादी की बात उसने अपने पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए। सुमन के घर की परंपरा थी कि घर के लड़कों की शादी से पहले कुलदेवी को अर्घ्य अर्पित करना अनिवार्य है, अन्यथा अनिष्ट हो सकता है। करीब 3 घंटे गाड़ी चलाने के बाद सुमन की गाड़ी उनके 14 पीढ़ियों पुराने घर माया कानन में आकर रुकी। घर की हालत अब जर्जर हो चुकी थी। जगह जगह से ईंट और सीमेंट झड़ चुके थे।
दीवारों का रंग फीका पड़ चुका था और ऊपर की मंजिल पर कबूतरों ने अपना घोंसला बना लिया था। दुबले पतले बुजुर्ग की तरह कई वर्षों की यादें अपने अंदर समेटे हुए माया कानन अब भी मांडाली गांव में अपना अस्तित्व बनाए हुए खड़ा था। घर के भीतर कदम रखते ही जैसे सारी तकलीफें पल भर में गायब हो गईं। वही आंगन, बाईं ओर का बगीचा और वह लोहे की घुमावदार सीढ़ियां। पायल भी गाड़ी से उतरकर दौड़ती हुई बगीचे की ओर चली गई। आम का पेड़ अब भी अपनी जगह खड़ा था। नीचे कुछ पके हुए आम गिरे हुए थे। पायल ने दोनों हाथों से आम उठाए और सुमन को बुलाने के लिए मुड़ी। तभी उसने देखा कि सुमन उसके पास खड़ा है, लेकिन उसकी नजरें तालाब की ओर टिकी हुई थीं। पता है पायल, ठीक उसी जगह बासु भैया का बॉडी पड़ा हुआ था। सुमन की आंखों में आंसू झलमिला रहे थे। तालाब की सतह पर हवा के कारण गोल गोल छोटे घेरे बन रहे थे। पता नहीं कितनी देर तक वे दोनों उसी तरह खड़े रहे, जब तक कि साधंदा की आवाज से उनका ध्यान नहीं टूटा। तुम लोग वहीं खड़े हो, चलो अंदर चलो। साधंदा इस घर के बहुत पुराने नौकर हैं। सुमन ने अपने पिता से सुना था कि साधंदा के दादा को इस घर में नौकरी पर रखा गया था, जब इस घर के मालिक सुमन के परदादा सूर्य नारायण चौधरी थे। इस घर का नाम माया कानन सुमन की परदादी माया रानी चौधरी के नाम पर रखा गया था। सुमन ने अपने पिता से यह कहानी कई बार सुनी थी। सचमुच इस घर में एक अद्भुत आकर्षण है। इतने वर्षों बाद भी सुमन उस खिंचाव को महसूस कर रहा था। सुमन ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और घर की ओर कदम बढ़ाए। माया कानन के ऊपर की मंजिल के कमरे अब जर्जर हो चुके थे। नीचे की मंजिल के कमरों की मरम्मत कराई गई थी। वहीं दक्षिण पश्चिम कोने के एक कमरे में उनके ठहरने की व्यवस्था की गई। सफर की थकान से चूर कमरे में पहुंचते ही पायल और सुमन बिस्तर पर ढेर हो गए। साधन भैया, आज कुछ नहीं खाएंगे, बाहर डिनर करके आए हैं। बहुत टायर्ड हूँ, हम लोग सो जाते हैं। साधंदा जैसे कुछ कहना चाह रहे थे। पायल यह समझ गई। कुछ कहोगे शादन भैया? सिर हिलाकर बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद फिर लौटता है। चेहरा कुछ फीका पड़ा हुआ लगता है। हकलाते हुए कहता है, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। रात में सोने से पहले अगर दवाई लेके सो जाता हूँ तो होश नहीं रहता, इसलिए बता रहा हूँ। रात में सोने से पहले घर का दरवाजा बंद करके सोना। कुछ भी हो जाए, दरवाजा खोल के बाहर मत आना। कोई भी बुलाए तो जवाब मत देना। पायल के चेहरे से यह साफ झलक रहा था कि वह डर गई थी। उसने सुमन का हाथ कसकर पकड़ लिया। सुमन यह समझते हुए जल्दी से बोला, अच्छा ठीक है, इतनी रात को भूतों की कहानियां मत सुनाओ। सुबह से पहले हम लोग नहीं निकलेंगे, ठीक है? साधनदा के चले जाने के बाद पायल दरवाजा बंद कर देती है। दोनों बहुत थके हुए होते थे। बिस्तर पर लेटते ही उनकी आंखों में नींद छा जाती है। नींद में सुमन ने एक अजीब सपना देखा। एक छोटा बच्चा तालाब के किनारे अकेले खड़ा है। उसका चेहरा बहुत धुंधला और अस्पष्ट है। बच्चा तालाब की ओर इशारा करता हुआ कुछ बुदबुदा रहा है, लेकिन सुमन कुछ भी समझ नहीं पा रहा। तभी एक लंबा आदमी उस बच्चे को पानी में खींचकर ले जाता है। बच्चा भी पानी में उतरकर धीरे धीरे गायब हो जाता है। तभी अचानक किसी आवाज से सुमन की नींद खुल जाती है। आकाश बादलों से घिरा हुआ है। चांद की रोशनी बहुत धुंधली है और कमरे में पूरी तरह अंधेरा है। सोने से पहले पायल ने खुद नाइट लाइट जला दी थी। यह सुमन को स्पष्ट याद था। बिस्तर पर हाथ डालकर देखता है, पायल वहां नहीं है। दीवार पर हाथ फेरते हुए लाइट का स्विच नहीं मिल पाता तो मोबाइल की टॉर्च जलाकर देखता है कि कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ है। लेकिन सुमन को याद है कि दरवाजा बंद करके ही सोया था। वह जल्दी से उठता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। पायल,
कहाँ गई ये लड़की? लाइट कैसे चली गई? टाइम क्या हुआ है अभी? पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ है। मोबाइल की टॉर्च भी उसी समय बंद हो गई। फोन भी स्विच ऑफ हो गया। चारों ओर गहरी अंधकार छाई हुई थी। किसी तरह हाथ पैर मारते हुए सुमन घर के सामने की ओर जाने की कोशिश कर रहा था। सामने साधनदा का कमरा था। वहां शायद रोशनी की व्यवस्था होगी। कम से कम एक हैरिकेन तो होगा ही। बहुत समय बाद वापस लौटने के बावजूद पुरानी यादें अब भी ताजगी से याद आ रही थी। सही तरीके से कदम रखते हुए सुमन सदर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। वहां कोई रोशनी नहीं थी। चारों ओर सब कुछ खाली सा लग रहा था। इस दुनिया में कोई नहीं था। अंधेरे में उसकी आंखें कुछ हद तक एडजस्ट हो चुकी थी। अब सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। अचानक उसकी नजर छत की ओर पड़ी और सुमन ने देखा पायल छत के किनारे खड़ी थी, बिल्कुल किनारे पर। पायल, पायल क्या कर रही हो? पायल की कोई होश नहीं थी। वह एक ही तरह खड़ी थी। अंधेरे में दौड़ते हुए सुमन लोहे की घुमावदार सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। सीढ़ी का दरवाजा बाहर से बंद था। सुमन हैरान हो जाता है, फिर पायल छत पर कैसे गई? उसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। जल्दी से दरवाजा खोलकर छत पर पहुंचता है। बादलों के बीच से चंद्रमा की मध्यम रोशनी छत पर पड़ रही थी। वह रोशनी जैसे और भी अंधकार को बढ़ा रही थी। छत के एक कोने में पायल को खड़ा देखा था और अब भी वह वहीं खड़ी थी। पायल, पायल। पायल को पकड़ने के लिए सुमन बढ़ता है। ठीक तभी पायल पलटकर मुंह घुमाती है। लेकिन यह कौन है? यह तो पायल नहीं है। क्या भयानक चेहरा है। एक लंबा चेहरा और उसके ऊपर दो लंबे कटे हुए हरे रंग की आंखें। चेहरे के चारों ओर जैसे एक गहरी बंद गुफा सी दिखाई दे रही है। चेहरा धीरे धीरे और लंबा होता जाता है और वह आकृति दोनों हाथ बढ़ाकर सुमन की तरफ बढ़ने लगती है। सुमन का शरीर जड़ हो गया था। हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। वह सांस नहीं ले पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी सांस रुक जाएगी। अचानक बगान की ओर तालाब के पानी में जोर से कुछ गिरने की आवाज आई और तुरंत पूरे घर में लाइट जल उठी। सामने का भयानक रूप जैसे हवा में गायब हो गया। सुमन बेहोश होकर गिरने ही वाला था कि दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। जब सुमन की होश आई तो उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि पायल उसके पास बैठी थी। उसकी आंखों में यह साफ दिख रहा था कि वह बहुत रो चुकी थी। कल रात को पायल तुम... सुमन ये शब्द कहने के बाद बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं कर पाता। सिर में असहनीय दर्द हो रहा था। पायल सिसकते हुए कहती है, आज ही हम लोग चले जाएंगे सुमन, और नहीं रहेंगे यहाँ पे। सुमन कोई जवाब नहीं देता, बस अपनी आंखें फैलाए बगान की ओर घूरता रहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है पायल, मैं थोड़ा सोना चाहता हूँ। साधनदा दरवाजे के पास खड़ा था। अचानक सुमन के पुकारने पर वह फिर से कमरे में आता है। कल रात को मुझे क्या हुआ था साधनदा? कुछ नहीं दादा, कुछ नहीं। आप लोग आज ही चले जाओ। मैं सुबह सुबह ही आप लोगों का मंदिर में पूजा की बंदोबस्त कराता हूँ। क्या छुपा रहे हो, प्लीज बताओ। कल रात मैंने ऐसा कुछ देखा जो नॉर्मल नहीं है। साधनदा चुप था। उसकी आंखें नम हो रही थीं। बताओ साधनदा, बताओ, चुप मत रहो। प्लीज बताओ, किसने मुझे कल रात घर के अंदर ले आया, बताओ। आपके ताऊ जी, अनंत साहब। कौन से ताऊ? हम लोग जब इस घर में थे तब कोई नहीं था। थे सुमन भैया, थे, लेकिन अपना परिचय छुपा के। याद है, ऊपर के घर में एक आदमी रहता था जो पूरा दिन उस घर से नहीं निकलते थे, और आप लोगों को भी छत पर जाने की अनुमति नहीं थी। याद है वो सब? सुमन धीरे धीरे यादों को खंगालने की कोशिश कर रहा था। बहुत कम कुछ याद आ रहा था।
उस दिन को याद करते हुए थी जब बसु दादा की मौत हुई थी। सुमन को याद आता है कि उस रात देर तक छत के कमरे में उसके पिता और एक अन्य व्यक्ति के बीच बहुत झगड़ा हुआ था। हाँ साधन दादा, याद आया। बचपन में एक दो बार देखा था। मैं सोचता था वो किराए पे रहते हैं। साधनदा फिर से शुरू करता है। बहुत साल पहले की बात है। आपके ताऊजी घर से बाहर थे बहुत दिनों के लिए। बड़े साहब, मतलब आपके दादाजी ने मान ही लिया था कि वो मर चुके हैं। लगभग 10-12 साल बाद वो घर पे लौटे थे। तब तक आपके दादाजी सड़क सुधार चुके थे। आप लोग भी छोटे थे, इसलिए याद नहीं है। आपके ताऊजी नहीं चाहते थे कि उनके साथ कोई बात करे या कोई उन्हें परेशान करे, इसलिए छत वाले घर में वो रहते थे। उनके अलावा किसी को वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं थी। एक दिन शाम को बासु भैया छुपके छत पे चढ़ गए थे। उस दिन उन्होंने बहुत कुछ देखा था जो आपके ताऊजी नहीं चाहते थे कि कोई ये सब जाने। आपके ताऊजी अघोरी साधुओं के साथ रहते थे और उनके साथ रहते हुए उन्होंने कुछ तंत्र विद्या भी सीख ली थी। वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता, और वही हुआ। उस रात बड़े भैया मंत्रों के माध्यम से किसी प्रेत को बुलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो सफल हो चुके हैं। दुर्घटना अभी घटने वाली थी। आपके बासु भैया घर के बाहर से ये सब देख रहे थे। ये आपके ताऊजी को मालूम नहीं था। बासु ने जब देखा, घर के अंदर धुएं के अंदर से एक प्रेत आत्मा, वो जोर से चिल्ला उठे। तब आपके ताऊजी मन लगा के साधना कर रहे थे। चिल्लाने की आवाज से उनका ध्यान भंग हो चुका था। तभी वो प्रेत बंधन से मुक्त हो गया और आपके बासु भैया को पकड़ लिया। आपके ताऊजी पूरी प्रक्रिया नहीं जानते थे। उस प्रेतात्मा को अपनी जगह पे लौटा नहीं पाए। उस रात आपके बासु भैया घर नहीं लौटे थे। उस आत्मा ने उसको तालाब में डुबा के मार दिया और आपके ताऊजी को बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन उन्हें नहीं मारा, क्योंकि उनको मारने से वो यहाँ नहीं रह पाता। पवित्र आत्मा जहाँ रहती है वहाँ अशुभ शक्ति नहीं रह पाती। हम लोगों को इसलिए जिंदा छोड़ दिया है। इस घर से हम लोग नहीं निकल पाएंगे। वो नहीं चाहता कि इस घर में कोई आए और हम लोग इस घर से बाहर निकले। आप लोग आज ही पूजा पाठ करके कोलकाता लौट जाओ आप लोग। आज के दिन यह भी संभव है। अगर कल तक कोई सुमन से ऐसा कहता तो वह विश्वास नहीं करता, लेकिन कल रात के अनुभव से आज उसे बहुत कुछ विश्वास करना पड़ रहा है। उसका मन नहीं मान रहा था कि इन हालात में उन्हें छोड़कर चला जाए, लेकिन अतीत की छाया से लड़ने का कोई रास्ता भी उसे नहीं मालूम था। तभी पायल कमरे में आती है। सुमन, मैं रेडी हूँ। पूजा चढ़ा के मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इन सबको यहाँ खतरे में डाल के कैसे जाऊं? मुझे नहीं पता सुमन, यहाँ पे ये सब होता है। मुझे मालूम होती तो मैं नहीं आती। तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कहते हुए पायल कमरे से बाहर निकल जाती है। सुमन ध्यान से देखता है कि कमरे के बाहर एक मजबूत, सुलझे हुए व्यक्तित्व वाला सज्जन खड़ा है। उनके चेहरे के हाव भाव से लगता है कि वो सुमन के ताऊजी है। धोती और कुर्ता पहने एक भारी भरकम व्यक्तित्व। इस तरह के कपड़े अब बहुत कम देखे जाते हैं। मोटे फ्रेम के चश्मे से उनकी उम्र और बढ़ी हुई दिख रही थी। चश्मे के कांच के पीछे दो समझदार और चमकदार आंखें थीं।
सुमन बिस्तर से उठकर प्रणाम करने जाता है, लेकिन सामने आकर 2 कदम पीछे हट जाता है। ज्येष्ठू के सिर के पीछे कुछ छाया दिखाई देती है, जो अब भी खड़ी है, जैसे ज्येष्ठू की पीठ से लगी हो। सुमन के डर से भरे चेहरे को देखकर शायद वह कुछ समझ जाते हैं, फिर कमरे से बाहर चले जाते हैं। सुमन मानसिक रूप से टूट चुका था और पायल ने कुछ देर पहले कहा था कि वह जाने वाली है। बहुत कुछ सोचे बिना वह अपना सामान समेटने लगता है और तय करता है कि कुल देवी के मंदिर में पूजा करने जाएगा। घर से बाहर निकलते हुए शाम हो चुकी थी और साधनदा को देखकर सुमन को बहुत दुख हो रहा था। इन 2 लोगों को इस खतरे में छोड़कर आना सही नहीं था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। मंडाली गांव के आखिरी छोर पर वही कुल देवी का मंदिर था। लगभग 1 किलोमीटर पहले गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, बाकी रास्ता पैदल चलने का था। आकाश में फिर से बादल घेरने लगे थे और कभी भी बारिश हो सकती थी। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर दोनों मंदिर की ओर बढ़ते हैं। कुछ दूर बढ़ते ही उन्हें एक बांस की पुलिया दिखाई देती है। उस पुलिया को पार करने के बाद एक गीली जमीन आती है और मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित था। एक समय में सीढ़ियां हुआ करती थीं, लेकिन अब समय की मार से वह ढह चुकी थी। किसी तरह दोनों हाथों में हाथ डालकर अंदर प्रवेश करते हैं। सुमन पहले भी कई बार माता पिता के साथ मंदिर आया था। वहां एक काले पत्थर में उकेरी गई मां काली की मूर्ति थी। स्थानीय लोग इसे मंडाली मां कहते हैं। पुजारी नहीं होने के कारण सुमन और पायल स्वयं मां के चरणों में फूल और प्रसाद अर्पित कर प्रणाम करते हैं। जैसे ही वे बाहर जाने के लिए मुड़ते हैं, मूर्ति के पीछे से एक गहरे गंभीर आवाज आती है। प्रसाद लिए बिना ही जा रहे हो? पायल डर से चिल्लाती है। कौन कौन वह? मां के पीछे से एक रक्तवर्ण वस्त्र पहने हुए व्यक्ति बाहर आता है। सिर पर सफेद बाल जो कंधे तक लटके हुए हैं, पूरे चेहरे पर सफेद दाढ़ी, आंखों में चमक और हाथ में रक्तज्वर की माला देख सुमन समझ जाता है कि वह इस मंदिर का पुजारी है। उस व्यक्ति का चेहरा कुछ अजीब सा जान पहचान सा लग रहा था, यह वह याद नहीं कर पा रहा। प्रसाद प्रसाद तो लेते जाओ। हम लोगों ने सोचा कोई नहीं है, इसलिए। सुमन आगे बढ़कर हाथ बढ़ाता है और प्रसाद लेता है। पायल अपनी के लिए मां के पांव से सिंदूर लेती है। पुजारी साहब को प्रणाम कर जैसे ही वे बाहर जाने लगते हैं, पुजारी सवाल करते हैं। आप लोग कोलकाता जाएंगे, है ना? सुमन थोड़ी हैरान होता है। आपको कैसे पता चला? डरो मत, साधन ने मुझे खबर भिजवा दी थी। ओह अच्छा अच्छा, इसलिए हम लोग डर गए थे। सुनो, मुझे भी उस तरफ थोड़ा काम है। मुझे रास्ते पे एक जगह छोड़ देना। मौसम को देख के लग रहा है अभी बारिश होगी, बस नहीं मिलेगी। चलिए ना, हम लोग ड्रॉप कर देंगे। मूसलधार बारिश हो रही है। रास्ते और रास्ते भर गए हैं पानी से। हेडलाइट की रोशनी सड़क पर पड़ रही है। यह समझने का कोई तरीका नहीं कि यह सड़क है या नदी। पानी बह रहा है जैसे कोई धारा। मंदिर से बाहर निकलकर अगर कोलकाता की सड़क पर जाना हो तो माया कानन के पास से ही गुजरना होगा। उसी रास्ते से हाईवे भी है। सड़क पर पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। आंखें उठाकर वे देखते हैं कि सामने माया कानन खड़ा है। लगता है जैसे रात को माया ने अपना जाल फैलाकर उन्हें खींच लिया है। पायल का चेहरा पीला पड़ गया है। उसे फिर से उसी घर में रात बितानी पड़ेगी। पुजारी साहब ने कहा, इतने बारिश में तुम लोग कोलकाता मत जाओ, रात को घर पे ही रह जाओ। कल बहुत सुबह निकल जाना, ठीक है? और कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर सुमन गाड़ी से उतरकर घर की दिशा में बढ़ता है। पायल उतरने वाली थी, तभी पुजारी साहब कहते हैं, आज इतनी रात को मैं घर नहीं लौट पाऊंगा। मैं आज रात आपके घर में रह जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं,
कोई दिक्कत नहीं, आप आइए। तीनों लोग भीगकर एक हो गए हैं। नहाकर नए कपड़े पहनकर सभी कमरे में बैठे हैं। साधन दा के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। सब चुपचाप बैठे हैं। कमरे के बाहर कहीं तेज आवाज में बिजली गिरने की आवाज आई और तुरंत लोड शेडिंग हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। साधन दा रसोई घर की ओर गया हैरिकेन लाने। आंगन में पहुंचते ही साधन दा की डरावनी चीख सुनकर पायल और सुमन बाहर दौड़कर आ जाते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और उसी बीच छत पर खड़ा वही भयंकर रूप जिसे सुमन ने कल रात देखा था, दोनों हाथों से सुमन के जेठू की गर्दन पकड़कर झकझोर रहा है। चारों ओर नीली रोशनी का घेरा घूम रहा है। उसकी आंखों से हरी रोशनी चमक रही है। वह जानवर जैसी आवाज में चिल्लाता हुआ कहता है, किसी को नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैंने किसी को नहीं बुलाया। सुमन की ताऊजी दोनों हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस अजेय बंधन से खुद को मुक्त नहीं कर पा रहे। उनके पैर जमीन पर झटके खा रहे हैं। अचानक सुमन जोर से चिल्ला उठता है, पंडित जी आप मत जाइए उधर, आप मत जाइए, वो बहुत डरावनी है। साधन दा गोल गोल आंखों से देखता हुआ पूछता है, कौन से पंडित जी? सुमन भैया, ऊपर में तो। अरे वही जो हमारे साथ आए थे। आप लोगों के साथ तो कोई नहीं आया था, मैंने खुद देखा था। कार से आप दो ही उतरे थे। क्या बोल रहे हो? माता के मंदिर के पंडित जी, जिनको आपने खबर भिजवाई थी सुबह को। माता के मंदिर के पंडित तो भट्टाचार्य जी है। वो तो कुछ दिन से बीमार है। तो फिर कौन? सुमन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस पंडित जी ने अपना नाम बताया था, लेकिन क्या नाम था याद ही नहीं आ रहा है। हाँ, नारायण पुरोहित। तभी छत के ऊपर फिर से गूंजती हुई भारी आवाज सुनाई देती है। मात्र वंदना के मंत्र उच्चारित हो रहे हैं। ओम त्रिगुणात्म से सत्य की जय त्रिलोदिता, जय सर्पा चंडिका, दुर्गा भद्रा, भगवती जते, चोग निद्रा, हरे रुक्ता, महाकाली तमगुना, मधुकैट पुनर्षठं, जं तुष्टांगमुजासनं, दश भक्ता दश पूजा, दश पादंचन प्रभा। सज्जनों का पालन करो, दुष्टों का दमन करो माँ। आग का एक घेरा उस अशरीरी के चारों ओर बन जाता है। तालाब के पानी में हलचल मच जाती है, जैसे कोई उसमें से बंधन तोड़कर बाहर आना चाहता हो। धीरे धीरे सारी लड़ाई खत्म हो जाती है। वह प्रेत अपने लोक में वापस चला जाता है। तालाब के भीतर कैद आत्मा को भी उसने मुक्ति दे दी। फिर दूर बिजली की कड़कड़ाहट सुनाई देती है। आकाश पर सांप जैसी लहरदार रेखाओं की रोशनी से चारों ओर अचानक उजाला हो जाता है। छत पर कोई खड़ा है, दोनों बाहें फैलाए। सुमन उसे पहचानता है। अपने पिता के साथ तस्वीर में उसने उसे देखा है। वह और कोई नहीं, माया कानन के संस्थापक सूर्य नारायण चौधरी हैं। सुमन हाथ हिलाकर विदा देता है और उसकी आश्चर्यचकित नजरों के सामने सूर्य नारायण चौधरी एक धुएं की तरह धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। उसके दादाजी आज माया कानन में बड़ा आनंद का दिन है। सुमन और पायल की शादी है। सुमन के पिता और जेठू मिलकर सारा इंतजाम कर रहे हैं। माया कानन आज खुशियों से झूम रहा है। पूरा गांव आमंत्रित है और सभी लोग आ रहे हैं। और आप भी जरूर आएं। आप सभी का न्योता है, कृपया जरूर पधारें।